हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मीनाक्षी। मेरा नया चैनल है मीनाक्षी विद हिंदी ग्रामर और मैं आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वर और व्यंजन के प्रकार। पिछले वीडियो में मैंने वर्ण के बारे में समझाया था आपको, तो आगे हम चलते हैं। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के बोलने के उच्चारण के आधार पर तीन भेद होते हैं या तीन प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं हमारे तीन होते हैं। हस्त, दीर्घ और प्लुत। ठीक है। जो हस्त स्वर होते हैं उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। तो हस्त यानी कि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। तो एक मात्रा का समय किस किस में लगेगा? ए, ई, उ, री। तो हस्त हमारे कितने होते हैं? चार होते हैं। ठीक, ध्यान रखना, हस्त जो है उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ में हस्त से दुगना लगता है, इसलिए मैंने टेबल बनाई ताकि आपको लर्न करने की जरूरत ना पड़े, आप समझ के ही आपको परमानेंट याद हो जाएगा। दीर्घ में इससे दुगना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये सात होते हैं। ये हमारे चार होते हैं, ये हमारे सात होते हैं। ठीक है, आगे समझ में? यानी कि इसमें कम समय लग रहा है, लेकिन इसमें एक एक मात्रा जुड़ रही है। दीर्घ में एक मात्रा का समय ज्यादा लगता है, यानी कि हस्त से दुगना समय लगता है। इसमें जितना समय लगता है उससे दुगना इनको बोलने में लगता है। ठीक, उससे आगे है प्लुत। प्लुत में हस्त से तिगना और दीर्घ से दुगना। ठीक है, हस्त से दुगना और दीर्घ से दुगना और हस्त से तिगना समय लगता है। जैसे ओम। ठीक है, ये अक्सर जो प्लुत स्वर है ये हम रिटर्न में कम यूज करते हैं, संवाद में या नाटकों में, इन सब में ज्यादा यूज होता है इनका। जो अगर हम नाटक लिख रहे हैं या संवाद लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो उनमें इनका प्रयोग ज्यादा होता है। इनका प्रयोग लगभग बहुत ही कम होता है, संवादों या नाटकों में ही किया जाता है। तो हमारा ये इतना क्लियर हो गया, स्वर का हमारा इतना टॉपिक क्लियर हो गया है। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार फिर दोबारा मेरी वीडियो बैक करके देख लेना। ठीक है, आगे हम चलते हैं व्यंजन के लिए। तो व्यंजन का जो होता है हमारा वर्गीकरण, वो दो आधारों पर होता है। स्पर्श व्यंजन, हमारा जो पहला है वो है स्पर्श, और उसके बाद है श्वास, यानी कि सांस की मात्रा के आधार पर, जितनी बार हम सांस लेते हैं उसकी मात्रा के आधार पर। ये रटने वाली चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। रटोगे तो कभी याद नहीं होंगी, ये कंफ्यूज कर देंगी, ध्यान रखना। तो हमारा जो स्पर्श व्यंजन है इसमें सारे ये वर्ग आ जाएंगे, यानी कि कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, ये हमारे सारे स्पर्श व्यंजन में आ जाएंगे। तो अब हम स्पर्श व्यंजन के भी हमारे पार्ट होते हैं। स्पर्श व्यंजन के जो पार्ट होते हैं वो हमारे होते हैं दो, अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। आज तो बोर्ड पे क्लियर दिखाई दे रहा है, उस दिन मैंने ब्लू मार्कर यूज कर लिया था, इस वजह से अक्षर में दिखाई नहीं दिए थे साफ। अंतस्थ व्यंजन के अंदर क्या आते हैं हमारे, जो हमारे अंदर से बोले जाए, जैसे ये, रे, ले, वे।
ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक। ऊष्म, जिनको बोलने में ऊष्मा उत्पन्न हो, यानी कि जिन्हें हम बोलें तो हमारे मुख से हवा निकले, ऊष्मा उत्पन्न हो। बोल के देखना, शे, हमारी जीभ रगड़ के चलेगी, से, शे, और एक षटकोण वाली शे भी है। ठीक है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए। अब हमारा इतना क्लियर हो गया है, सभी को ये टेबल समझ में आ गई जैसे मैंने बनाई है। स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और हमारा प्लुत होता है। ह्रस्व में कम समय लगता है, सबसे कम समय ह्रस्व में लगता है, उससे दुगना दीर्घ में लगता है, उससे तिगुना प्लुत में लगता है। उसके आगे हमारा व्यंजन है। व्यंजन 2 आधार, पहला है हमारा स्पर्श, दूसरा है श्वास। तो स्पर्श के आधार पर तो हमारे वैसे सारे ये आ जाएंगे, सारे कवर आ जाएंगे। इसमें लिख लीजिए कवर, इसमें कवर यानी कि सारे वर्ग आ जाएंगे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये सारे हमारे स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं, क्योंकि हम इनको जब बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर के जितने भी अंग हैं, यानी कि जीवा है, मुर्दा है, दांत है हमारे, और हमारा तालु है, इन सब का यूज होता है, प्रयोग होता है। तो इसलिए इसमें सारे आ जाते हैं। हम कोई सा भी वर्ण बोलेंगे, इसमें हमारे मुंह का कुछ ना कुछ तो यूज हो गई। तो ये स्पर्श है कि स्पर्श तो होगा ही किसी न किसी चीज से, तो स्पर्श व्यंजन के अंदर सारे वर्ग आ जाते हैं। उसके बाद हमारे श्वास के आधार पर अल्प प्राण, अल्प से ही पता चल रहा है कम समय, अल्प प्राण, और इसका है महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण कौन से होते हैं हमारे, ध्यान रखना, अल्प में आ से याद रखोगे आप तो ओड नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर हमारे कौन कौन से हैं अभी बताती हूँ, 1, 3, 5। तो अब ये पूछोगे आप 1, 3, 5 कहाँ से आ गया, हिंदी में बताती हूँ भी। महाप्राण में हमारा जो इसमें से स्किप हो गए, यानी कि 1 के बाद जो 2, 3 के बाद 4, ये वाले हमारे महाप्राण हो गए। अब मैं बताती हूँ, हमारे इसमें तो ऑड है, इसमें इवन है। अल्प प्राण कौन से हैं, ये जो हमारा वर्ग है इनमें 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है ना हमारी, तो इनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि जो अल्प प्राण है उन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, कफ, ख, ग, यानी कि इनको इसके आधार पर बांटा गया है। तो अल्प प्राण में हमारे कौन से आ गए, ऑड नंबर आए ना। ठीक है, यानी कि ये जितने भी हैं उनको बोलने में बहुत कम समय लगेगा और बहुत ही कम एनर्जी वेस्ट होगी। लेकिन जो महाप्राण है उनको बोलने में हमें एनर्जी यूज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जैसे क जल्दी भूल जाता है, ख, ग जल्दी भूल गया, घ, ड। ठीक है, आ रहा है समझ में। मेरे हिसाब से मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं रटवाने की विधि से तो आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ ताकि आप समझें उसे, रटे ना। क्योंकि ये चीज़ें हमें लगता है कि हिंदी बहुत ही सिंपल है, कर लेंगे, हिंदी में ज़्यादा फोकस नहीं रहता किसी का। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने बैठते हैं, जब भी हम कोई भी एग्जाम देने बैठते हैं तो हिंदी का पार्ट तो जरूरी आना है। और उसमें कोई पुस्तक की ऐसी कोई क्वेश्चन आंसर तो आएंगे नहीं, उसमें व्याकरण ही आनी है, ग्रामर ही आनी है। तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, गहराई से पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि वो कोई मोटे मोटे ऊपर से पूछ लेंगे, हर चीज गहराई से पूछते हैं कि ऊष्म में और अंतस में क्या क्या है, कौन सा है, ये वर्ड दे देंगे आपको, कह देंगे ऊष्म व्यंजन कौन से हैं इसमें से। तो ये सारी चीजें आपकी हर एग्जाम में आती हैं, और यहाँ तक कि 6, 7 क्लास से भी ये सारे टॉपिक चल जाते हैं आपके। ये चल रहे हैं आपके 5th से लेकर और आगे जितनी भी क्लासेस रहती हैं सब में ये टॉपिक चलते हैं। बस फर्क वो रहता है कि इनकी गहराइयाँ आगे तक बढ़ती चली जाती हैं। तो हमारा ये यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ में आ गया।
अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिएगा मुझे कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। ओके। और मेरा आज जी के रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो हमारी देवनागरी लिपि है वो कैसे ली गई, कहाँ से ली गई। तो जो हमारी देवनागरी लिपि है उसके बारे में कई बातें बनाई जाती हैं, जैसे कि वो ब्राह्मण थे, नागर थे, उनके नाम से बनी थी या कुछ भी है। लेकिन सही मायने में जो हमारी लिपि थी, जैसे हमारी लिपि के जो ये वर्ड थे, इनके इस रूप को देवनागर कहा गया था। इस तरीके से वर्ड बने थे, इनमें तो खैर चेंजिंग है, वो वर्ड थोड़े से कुछ और थे, तो उनमें उसके रूप को देखकर देवनागर कहा गया था। और इसका उद्गम स्थल गुजरात से माना जाता है, यानी कि गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ या उनका नामकरण हुआ। ठीक है, ये मेरा जीके का पॉइंट हो गया जो मैं हमेशा आपको अपनी वीडियो में देती हूँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी आपको परेशानी है कि जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।